हेलो। मैं पंकज शर्मा आप सभी का मदर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो संडे को आपका प्री का जो पेपर लगता है। जैसा आपको पता है कि जो मदर्स एजुकेशन हब, उसमें हर संडे को आपका एक स्पीड टेस्ट लगता है, इसको हम एसटी कहते हैं। तो एक संडे का आपका प्री का पेपर होता है, फिर एक मेंस का होता है, फिर एक प्री का होता है, फिर एक मेंस का होता है। तो अभी पिछले संडे की जब हम बात करें तो आपका जो पेपर लगा था वो प्री लेवल का पेपर लगा था। तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 25 थे। तो उन 25 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। लेकिन इस पेपर में यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनाए, जिसको समझने में आपको दिक्कत है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन की बात करें तो जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं या एलजेब्रा पढ़ाते हैं तो उसके साथ में हम लोग ये टाइप आपसे डिस्कस करते थे। ध्यान से देखना दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, 2² - 1, इसको हम लिख सकते हैं A² - B²। भाई बी की वैल्यू एक है और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो इसको हमने कहा A² - B² क्या होता है, A+B × A-B। तो हम लिख सकते हैं 1/2 में एक कम करेंगे एक, और 2 में एक जोड़ेंगे 3। A+B तो 3 हो जाएगा और A-B 1 हो जाएगा। प्लस आगे बात करें, 4 में एक कम करेंगे 3 और 4 में एक जोड़ेंगे 5। उसी तरह 6 में एक कम करेंगे कितना आएगा 5, और 6 में एक जोड़ेंगे 7। और इस तरीके से आप जब कंटिन्यू चलते रहेंगे तो लास्ट में 20 में एक कम करेंगे 19, और 20 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 21। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को ये लिखा, आप सब कह दोगे कि हाँ अब तो हम इसको कर लेंगे। और डायरेक्ट तरीका भी हम इसका पढ़ाते थे, लेकिन एक बार हमें डायरेक्ट तरीका ना पढ़ के आप बताइए कि क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/2, आगे हमने लिखा 1/1 -1/3। आप कह देंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1/2, आगे 1/3 माइनस क्या लिखोगे दोस्तों 1/5, इस तरीके से लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग 1/2, ब्रैकेट में होगा 1/5 -1/7। लास्ट में चले हम लोग तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 1/19 माइनस क्या होगा दोस्तों 1/21। इस तरीके से बात करेंगे। 1/2 आ जाएगा हमारे पास कॉमन, तो अंदर बचेगा 1/1 -1/3 प्लस 1/3 -1/5 प्लस 1/5 -1/7। लास्ट में चलते चलते 1/19 -1/21। आप देखिए मिडिल वाली जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। बचेगी एक शुरू वाली और एक क्या बचेगी लास्ट वाली। तो बचेगा 1/2, आगे 1/1 -1 क्या बना दोस्तों 21। यही बचा हमारे पास। 21 में एक गया तो 20, तो ये आंसर क्या 10/21 आ जाएगा क्या। तो आप कह देंगे बिल्कुल ये आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। तो उम्मीद है ये आप सभी लोगों का ठीक भी रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 10% और 10% की दो क्रमिक छूट आपको दी गई, और दोनों छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 4050 आ गया। आप ये देखो, यदि मैं आपको बोलूं कि पहला डिस्काउंट है 10% का, अगला भी है 10% का। 10% को कहते हैं 1/10, 10% को कहते हैं 1/10। 10 की चीज एक की छूट 9, फिर 10 की छूट 10 की चीज एक की छूट 9। 10 × 10 कितना हुआ 100, और ये कितना हुआ दोस्तों 81। आप याद करिए कि मान लीजिए किसी वस्तु का एमपी यदि 100 है, और यदि आप 10% के दो डिस्काउंट उसको दे दोगे तो बेचेंगे कितने में 81 में। 81 का वैल्यू आपको गिवन है कितना 4050। आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये गया कितनी बार दोस्तों 50 बार। एक यदि 50 के बराबर है तो 100 बराबर कितना होगा 5000। तो एमपी मिल गया अपने को 5000। अब ये कह रहा है कि यदि वो 20% की केवल एक ही छूट देता, यदि सिंगल डिस्काउंट दिया जाए कितने का 20% का, तो 5000 पर जब आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो 5000 20% माफ हो गया, तो बचा हमारे पास 80%। तो क्या वैल्यू 4000 आ जाएगी क्या। तो आपसे यही पूछा है कि तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा 4000। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले हम लोग। 3 है, दो नल ए और बी किसी टैंक को 60 और 75 मिनट में भर सकता है। ये तो अपनी जो मदर्स की रेगुलर जो शीट होती है जो क्लास में डिस्कस करता है उसमें भी दिया हुआ क्वेश्चन है। पहला वाला पाइप कैसा है दोस्तों, इनलेट है भरने वाला। दूसरा वाला भी कैसा पाइप है, इनलेट भरने वाला। पहला पाइप टंकी को 60 मिनट में भर सकता है,
आगे दूसरा वाला जो पाइप है ये टंकी को 75 मिनट में भर सकता है। एक निकासी नल और लगा हुआ है। एक आउटलेट पाइप को मैं रेड कलर में ले रहा हूँ। एक पाइप सी और लगा हुआ है। ये कह रहा है कि यदि इन तीनों पाइपों की बात करी जाए, पाइप ए टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है टंकी को 75 मिनट में भर सकता है, एक निकास नल सी भी लगा हुआ है। यदि ए बी और सी एक साथ खोल दिए जाए, ए बी काम करे, बी भी काम करे दोस्तों और सी भी काम करे, तो टंकी कितने टाइम में भर जाती है? टंकी 50 मिनट में भर जाती है। 50 मिनट में टंकी भर जाती है। तो आपसे पूछा है कि भरी हुई टंकी को सी कितने टाइम में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 75 का दुगना 150, 150 का दुगना 300। तो मान लेते हैं कि 300 लीटर की टंकी है। या मैंने क्या मान लिया? टोटल वर्क मान लिया। इस पूरे के पूरे काम को ये अकेले 60 मिनट में करता है दोस्तों। तो 1 मिनट में करेगा 5 लीटर, ये प्लस करेगा, टंकी भरेगा। ये पूरी टंकी को 75 मिनट में भर सकता है, तो क्या 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। और ये पूरी की पूरी टंकी यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो 50 मिनट में भरेगी। तो क्या यहाँ पर 6 लीटर प्लस हो जाएगा क्या? अब आप मुझे बताओ, इन दोनों ने काम करा 5 और 4 9, तीनों ने काम कितना करा? यहाँ पर 6। इसका मतलब जो सी होगा वो 1 मिनट में कितना काम बिगाड़ता होगा? 3 लीटर बिगाड़ता होगा। बिगाड़ना है इसको 300 और 1 मिनट में बिगाड़ता है 3, तो क्या 100 मिनट में बिगाड़ देगा क्या? तो आंसर क्या बनेगा हमारा दोस्तों? यहाँ पर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 200 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदुओं का समान तल पर उन्नयन कोण 30 और 45 है। आप याद करिएगा, हमने आपको क्लासरूम में ये पढ़ा रखा है कि ये इस तरीके से दे रखा है और ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है। एक एंगल तो आपको दे रखा है 30 डिग्री, एक एंगल आपको दे रखा है दोस्तों 45 डिग्री, और आपको दे रखा है पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 220 मीटर। हाइट भी आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एंगल भी आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि बताइए ये जो दो बिंदु है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? डी का वैल्यू आपको निकालना है। आप याद करिए कि जब हम आपको क्लासरूम में पढ़ाया करते थे तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता था डी अपॉन आगे कोट एल्फा माइनस क्या है यहाँ पर दोस्तों? कोट बीटा। ये आपने पढ़ा होगा। एच की वैल्यू आपको दे रखी है 220 आगे अल्फा की वैल्यू 30 आपको दे रखी है, तो ये हो जाएगा √3, बीटा का मान 45, तो 1 बराबर में क्या डी आ जाएगा क्या? तो हम बोलेंगे 220 √3 का वैल्यू होता है 1.732, जिसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 अपने को मिलेगा। बराबर में क्या है दोस्तों? यहाँ पर डी। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप सोल्व कर लो, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो लग जाएगी, और सोल्व करने पे अप्रोक्स में जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा 161 पॉइंट कितना बनेगा दोस्तों? 05। तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर डी आ जाएगा। और याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इसका जो डेरिवेशन है हम लोग आपको क्लास में भी पढ़ाते थे कि एक बार हम ये ट्राइंगल लेते हैं और एक बार हम इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, और फिर आपने ये फॉर्मूला क्लास में डेराइव भी कर रखा होगा। हम इसको डेरिवेट करवाते हैं क्लास के अंदर, डेरिवेशन भी इसका करते हैं हम लोग, तो ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप बताइए 11 कॉमन ले ले, बचेगा a प्लस क्या बनेगा दोस्तों? b बराबर 2 9 2 8 और क्या बना 2। देख के बताओ कि क्या 11 से पूरा कटेगा क्या? तो नंबर सिस्टम में 11 का हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी के रूल में 2 और 2 4, 4 और 2 6, और इधर 9 और 8 कितना हो रहा है? 17। 17 और 6 का अंतर 11 आ रहा है, तो पक्का ये 11 से कटेगा। तो पहले आप इसको 11 से काट दीजिए दोस्तों। 11 से काटेंगे तो 11 दो कितना बना? 22 सबसे पहले। बचेगा 72। अब कितनी बार गया दोस्तों? 6 बार, 66। फिर बचेगा 68, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। और फिर बचेगा कितनी बार? 2 बार। तो क्या a प्लस बी का वैल्यू अपने को मिल गया क्या? तो आप कहेंगे a प्लस बी का वैल्यू 2 6 6 और 2 अपने को मिल चुका है। लेकिन क्या अपने से a प्लस बी पूछा हुआ है क्या? नहीं, अपने से a प्लस बी बाई 4 पूछा हुआ है। डिवाइड 4 बोथ साइड कर देंगे। तो आप इसको सोल्व करके बताओ, 4 6 कितना होता है दोस्तों? 24। बचेगा 2 6, तो 4 6 24, तो 6 6 वाली रेंज 2 बार आ रही है। आगे फिर बचेगा 22, तो 4 पंजो बनेगा 20, तो 665.5 हमारा क्या आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल, अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर बनेगा 6। 4 का भाग लगाएंगे तो 4 6 24, बचेगा 2 6, फिर 4 6 24, बचेगा 2 2, 4 5 20, बचेगा 2, और 4 5 20। तो बिल्कुल एक कैलकुलेट है ना, एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। आपको ये नहीं कह सकते कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है या प्रॉफिट एंड लॉस का है, एक सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको सिंप्लीफिकेशन का बोल सकते हो। चलिए अगले की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर।
तो चलिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है दोस्तों, इसका नाम है P, इसको हमने बोला यहाँ पर Q, इसको हमने बोला यहाँ पर R। क्या क्या गिवन है आपको? ये कह रहा है कि क्यू आर पर एक बिंदु है, क्यू आर पर एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं बिंदु कौन सा है यहाँ पर, एस है। फिर कह रहा है क्यू पी एस, क्यू क्यू पी एस, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाला जो एंगल है क्यू पी एस, ये हाफ है पी एस आर का, पी एस आर इस एंगल का हाफ है। यदि मान लीजिए थीटा है तो क्या ये 2 थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है ये अपने को दिया हुआ है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, कितना दे रखा है दोस्तों, ये 78 डिग्री अपने को दिया हुआ है। पी आर एस, पी आर एस, ये एंगल भी अपने को दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 44 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बात करें हम लोग, तो आगे क्या है, पी एस क्यू, पी एस क्यू, ये एंगल है, ये अपने को फाइंड करना है कि ये एंगल कितना डिग्री होगा। आप बताओ, यदि हमको ये एंगल पता लग जाए ना, ये वाला एंगल, तो आपने कहा था कि किसी भी ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल बनता है वो रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। तो ये जो होगा ना, ये वाला एंगल, क्या इन दोनों के टोटल के बराबर हो जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल हो जाएगा। ये पूरा दे रखा है 78 और ये है थीटा, तो क्या 78 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो हम लिखेंगे 78 माइनस थीटा प्लस आगे लिखोगे दोस्तों 2 थीटा प्लस लिखेंगे यहाँ पर 44 बराबर में क्या बनेगा दोस्तों, 180। क्या यही बनेगा कि हमारे पास? सोल्व कर लेता है तो ये बनेगा थीटा और 4 8 12 2 1 7 4 11 122 और प्लस बराबर में कौन है दोस्तों यहाँ पर 180। सोल्व करते हैं इसको, थीटा की जो वैल्यू आएगी, क्या यहाँ पर 122 को जब माइनस करेंगे तो क्या 48 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 48 आ जाएगा। ध्यान से सुनना, 180 में से यदि हम 130 कम करेंगे तो 50 आता, तो अभी 58 आएगा, सॉरी कितना आएगा यहाँ पर 58 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ पर 58। अब आप बताइए कि यदि थीटा की वैल्यू 58 है तो आप ये वैल्यू क्या 20 हो जाएगी क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल 78 में से 58 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 20 हो जाएगी। और यदि ये 20 और ये 44 है तो क्या ये 20 और 44 मिलकर 64 हो जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल 64 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्योंकि ये हमको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो बाहर का एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा रिमोट एंगल्स के टोटल के क्या होता है, बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है, एक है दोस्तों पी, एक है यहाँ पर क्यू। पी जो है क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है, यदि इसका एफिशिएंसी 100 है तो इसका 120 है, तो क्या दोनों का रेशो 6 और 5 हो जाएगा क्या? किसका रेशो है दोस्तों यहाँ पर, ये एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कार्यकुशलता, दक्षता का अनुपात अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, पी जो है पी, उसकी एफिशिएंसी क्यू से 20% ज्यादा है। पहली चीज, यदि क्यू अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, आप बताइए क्यू की बात करी जाए तो क्यू अकेले किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क। तो क्यू एक दिन में करता है 5 और पूरा काम करता है 10 दिन में, तो क्या काम 50 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, जो टोटल वर्क होगा दोस्तों वो हमारा 50 हो जाएगा। आगे चलता है, आगे क्या पूछ रहा है, तो पी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अच्छा, पी एक दिन का काम कितना है, पी का 6 और काम करना है उसको 50, तो 50 को जब आप डिवाइड बाई 3 करेंगे तो सॉरी 50 को डिवाइड बाई हम लोग कितना करेंगे दोस्तों 6 करेंगे, तो आप बताओ 6 8 कितना होता है 48, बचेगा 2/6, 2/6 का मतलब 1/3। तो क्या पूरा का पूरा जो काम है ए अकेले या पी अकेले 8 से 1/3 दिन में करेगा क्या? सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। एक ट्रेन 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से पी और क्यू के बीच की दूरी तय करती है, ये है पी और ये क्या है यहाँ पर क्यू। एक ट्रेन पी से क्यू के बीच की जो दूरी है वो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। आगे बात करें, जबकि विपरीत दिशा में, जैसे इस डायरेक्शन में गई, विपरीत दिशा की बात करें तो ये कह रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट आती है। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल से, तो पहले इस ट्रेन की औसत चाल निकालते हैं हम लोग। आपको पता हो जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वापस से पहली वाली जगह पर आते हैं तो औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालना हमने आप क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, 2xy अपॉन क्या होता है दोस्तों x प्लस वाई। वैल्यू रखिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू, जाते समय चाल उसकी 126 है, वापसी में उसकी चाल कितनी है दोस्तों 90 है,
और दोनों को आप ऐड करेंगे तो 6, 9 2 11, कितना बना दोस्तों 216। आप इसको काटिए, कुछ कटता है तो ठीक बात है, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दो। 2 से काटो तो ये बनेगा यहाँ पर 58 58, फिर 2 से काटेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 29, और 2 से काटेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 63। इतना ही छोड़ दीजिए आप इसको। आगे बात और कट रहा है क्या, देखो नहीं कट रहा। चलिए आगे बात करें तो कह रहा है कि पहली ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी तय करती है। 525 किलोमीटर की दूरी करने में दूसरी ट्रेन को समय कितना लगेगा। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा कितना होता है 4। दूरी आपको दे रखी है, कितना दिया हुआ जरा बताएंगे। दूरी आपको दे रखी है 525, और स्पीड आपको पता ही है, स्पीड कितनी है दोस्तों यहाँ पर 63 इंटू क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 90 इंटू क्या करेंगे दोस्तों आप लोग 29। देखो जरा कुछ कटता है क्या यहाँ पर, तो 3 पंजो 15, तो इसको आप 10 बार करेंगे 630, तो कट रहा है क्या, देखो 5 और 5 10 और 2 12, बिल्कुल कट रहा है। 3 से काटिए तो बनेगा 21, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम हुआ 3, बचेगा 22, तो 3 7 21 और 3 5 कितना हुआ 15, 175 हो गया। और आगे काट लो इसको, जब आप इसको और आगे काटेंगे तो बताइए कितना गया यहाँ पर। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे 21 से तो नहीं कट रहा है ये, इसको आप काटिए कितना, इसको काटेंगे हम लोग 18, और इसको जब आप काटेंगे 5 से तो 5 तिया हो गया 15, और कितना बना यहाँ पर 35। 7 से काट दीजिए तो 7 तिया 21, और 7 5 कितना हुआ 35, ये बनेगा हमारे पास। तो अपना जो आंसर बनेगा, शायद हमने कुछ गलती करी है, एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले औसत चाल की जब बात करी जाए, तो औसत चाल जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो और वापस से जब आप पहले वाली जगह पर आते हो तो आपको औसत चाल निकालना आता ही है। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन क्या होता है दोस्तों xy। तो हमने शायद कोई गलती करी है, जरा चेक कर लेते हैं। 2x का वैल्यू आपको जो गिवन है वो गिवन है 126, तो 126 इंटू आगे मैंने लिखा है यहाँ पर 90, क्योंकि दूसरी वाली स्पीड आपको 90 दे रखी है। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 6, 9 और 2 11 का 1, और आगे बनेगा 216। ये काम आपने कर लिया। आपका इसको काट लीजिए एक बार, आप जब आप इसको आप कैंसिल करेंगे तो काटिए जरा, 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 से कट जाएगा ये। आप देखो 6 2 8 1 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा हुआ है, 9 से काटिए तो 9 एकम 9, बचेगा 36, तो 9 4 36। इसको आप 9 से काटेंगे तो 9 2 कितना बनता है दोस्तों 18, बचेगा तो कितना हुआ यहाँ पर 24। 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 12, 3 से काटो तो ये बनेगा 30, और ये बनेगा यहाँ पर 4, फिर 2 से काटिए तो ये बनेगा 2, और ये बनेगा 7। तो कितना बना दोस्तों 210 बटा नीचे क्या बना 210, फिर 2 से काट लीजिए, कितना बना दोस्तों यहाँ पर 15। तो 15 7 कितना हुआ 105, पूरा पूरा ही कट रहा था, हम बेवजह परेशान हो रहे थे यहाँ पर। तो आपका स्पीड जो आ गया वो आ गया 105 किलोमीटर कितना है दोस्तों पर आवर। हमसे पूछा हुआ है टाइम, समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा क्या है यहाँ पर चाल। दूसरी वाली ट्रेन को दूरी कितना चलना है 525, और पहली वाली ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है ना उस स्पीड से उसको चलना है, और एवरेज स्पीड कितनी है दोस्तों 105। तो पूरा पूरा कट रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि इसका शीर्ष 201 त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्थित है। आप बताइए, ये कोई एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल है, ये कह रहा है कि इसका जो शीर्ष है 201 त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्थित है। तो वर्ग का जो शीर्ष है, स्क्वायर का जो शीर्ष है, ये शीर्ष है स्क्वायर के, ये इसके किस पे आ रहा है यहाँ पर सरकमफ्रेंस के ऊपर आ रहा है, परिधि के ऊपर आ रहा है, ये आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि वर्ग का जो शीर्ष है 201 त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्थित है। तो यदि इसकी त्रिज्या 201 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर क्या 402 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 402 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि एक तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आगे यहाँ पर हम बात करें स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, डायगोनल, डायगोनल का क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, या फिर साइड का स्क्वायर कर लो आप, तो इस तरीके से बात करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 22/7, रेडियस आपको गिवन है कितना 201 इंटू 201, डायगोनल आपको कितना दे रखा है 402,
इंटू 402 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। जरा इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। जब आप सोल्व करेंगे तो 201 से काटेंगे तो ये गया 2 बार, फिर 201 से काटेंगे तो ये गया 2 बार, और 2 से काटेंगे तो ये गया 2 बार, और इस 2 से इस 22 तो हम लिख देंगे 22, अनुपात कितना बना दोस्तों 14, तो हम बोलेंगे 11 अनुपात कितना बना 7। तो ये ऑप्शन में है क्या, जरा आप चेक कर लीजिए, और यदि ये ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। 11 वो कितना बना दोस्तों यहाँ पर 7। अगले क्वेश्चन की बात करें, डीजल की जो कीमत है 45 से बढ़कर 50 हो जाती है, ठीक है, डीजल की खपत को कितना कम करा जाए कि खर्चा केवल 5% से ही बढ़े, तो कैसे करेंगे। आपको पता है कि पहले कीमत थी P1, कंजप्शन था C1, तो खर्चा था मेरा E1, अब मेरा प्राइस है P2, कंजप्शन है मेरा C2 और खर्चा हो गया मेरा E2। और रिलेशन आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। जब हम परसेंटेज शुरू करते हैं क्लास में तो शुरुआत की जो 2-3 क्लासें होती है उसमें हम इसी का जिक्र करते हैं। तो पहले प्राइस क्या थी, जरा लिख दो आप इसको। तो पहले प्राइस आपको दे रखी थी 45 रुपए, अब ये प्राइस 45 से बढ़कर हो गई 50 रुपए। कंजप्शन के बारे में अपने को मालूम करना है, छोड़ दीजिए। खर्चे की बात करें हम लोग तो 5%, खर्च व्यय केवल 5% तक ही बढ़े। 5% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/20, 5% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/20। तो यदि पहले हमारा खर्चा 20 था तो क्या अब हमारा खर्चा 21 हो जाएगा क्या। सोल्व करते हैं इसको, C1 अपॉन क्या हुआ दोस्तों C2 बराबर आपको दे रखा है 20 बटा कितना हुआ यहाँ पर 21 गुणा आगे ये 45/50 का 9/10 हो गया, और 9/10 उधर जाएगा तो क्या 10/9 हो गया क्या। सोल्व करो, ऊपर तो आया दोस्तों 200, नीचे आया 189, तो अपना जो कंजप्शन है क्या वो 11 से कम हो गया क्या, किस पे कम हुआ 200 पर, गुणा करेंगे यहाँ पर 100, तो 5.5% से हमें हमारे कंजप्शन को कम करना होगा। तो आंसर बताएंगे क्या आएगा, तो आंसर बोलेंगे कितना आएगा दोस्तों ए आ जाएगा। याद रखिएगा प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर। मूल्य को जब आप खपत से गुणा करते हो तो क्या निकल कर आता है, खर्चा निकल कर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और नहीं करना चाहो ऑप्शन से तो 2 sin स्क्वायर थीटा, आगे हमने इसको लिखा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस आगे हमने लिख दिया 5 cos स्क्वायर थीटा, बराबर मैंने लिख दिया 13/4। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, हमने 7 को 2 और 5 में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जिसका की वैल्यू 1 होता है, तो हमारा ये तो 2 आ जाएगा, प्लस आगे ये बनेगा 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर में आएगा दोस्तों 13 बटा कितना बनेगा 4। तो यहां से हम बात करेंगे 5 cos स्क्वायर थीटा 13/4 में से 2 गए तो 4 दूनी 8, 13 में 8 गया तो 5/4, 5 से गया 5, तो क्या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 आएगी, तो cos थीटा का मान क्या 1/2 आ जाएगा। और cos में कितने डिग्री पे 1/2 होता है दोस्तों, 60 डिग्री पर 1/2 होता है। एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन होना चाहिए। इसको आप ऑप्शन से भी हिट कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको जब हम एलजेब्रा पढ़ाते थे तो ध्यान रखिए हम क्या पढ़ाते थे, वेरिएबल आपको कितने दिए हुए दोस्तों 3 दिए हुए, 3 वेरिएबल है और इक्वेशन हमारे पास 2 है, तो एक वेरिएबल को कुछ मान लीजिए। तो मैंने कहा कि सी को यदि 0 मान लिया जाए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। ए प्लस बी का क्या होता है क्यूब, माइनस क्या होता है दोस्तों 3ab ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। यदि आपने एलजेब्रा की क्लास ली है तो आपको पता होगा कि कब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और कब नहीं करते। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो है 3 और इक्वेशन है हमारे पास 2, तो जब भी वेरिएबल हमारे पास ज़्यादा हो और इक्वेशन हमारे पास कम हो तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल तो हमारे पास 3 है, इक्वेशन 2 है, डिफरेंस 1 का है, तो एक को मैंने क्या मान लिया दोस्तों 0, किसी को भी मान सकते हैं। मैंने 0 मानते ही हमारा क्वेश्चन इतना सा बन गया। आप बताएंगे ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 9, तो 9 का सबसे पहले हम करेंगे क्यूब, माइनस आगे 3, ए बी का मान कितना है माइनस का 22, तो माइनस क्या करा मैंने 22। आगे बात करें ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 9, तो हमने करा यहाँ पर 9, 9 का क्यूब होता है 729, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आगे अब 3 गुणा 22 ये होता है 66, और 66 को गुणा करेंगे 9 से
तो 9 6 की 54 का 4 5, 9 6 की 54 और 5 हुआ यहाँ पर 59, तो 9 और 4 कितना हुआ 13, 9 2 11, 12 का 2 1, 7 5 12 और 1 13, तो क्या अपना आंसर 1323 आ जाएगा क्या? तो आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। आपको दो फॉर्मूले, जब भी हम एसएससी की बात करें तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना मस्ट है, यह आपको याद होना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन लगे कि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उस क्वेश्चन को हम लोग वापस से हमारी पीपीटी में शामिल कर ले। चलिए अगले की बात करते हैं हम लोग। 11 से डिविजिबल है, 11 का रूल तो सबको आता है। 11 का रूल आपको दे रखा है एक दे रखा है 9, यह है 2, यह है 5, ये 7, ये बी, ये 6 और ये क्या है यहाँ पर 8 और ये है 4। आपको a माइनस बी का न्यूनतम मान क्या होगा? और ये संख्या 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड का रूल क्या था? 4, एक छोड़ देंगे 6, फिर एक छोड़ देंगे 7, फिर एक छोड़ देंगे 2 और फिर एक छोड़ देंगे a। ये बनेगा हमारे पास। इनका जब आप सम करोगे तो 4 6 10 7 17 2 19 प्लस a, तो हम लिख देंगे ये तो बन गया 19 प्लस क्या बन गया दोस्तों a। एक तो ये बन गया। उधर की बात करें हम लोग, अब जो बची हुई डिजिट्स है तो हम बोलेंगे एक कौन है 8, 8 में जोड़ेंगे हम लोग b, b में जोड़ेंगे हम लोग 5 और 5 में जोड़ेंगे हम लोग 9, तो 9 और 5 14, 14 और 8 कितना होता है दोस्तों 22, 14 और 8 कितना होता है दोस्तों 22, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर b। इनका जो अंतर है, ये अंतर या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या तो ये अंतर क्या होना चाहिए 0, या फिर क्या होना चाहिए दोस्तों 11। आप बताना यदि हम इसको सोल्व करें तो a माइनस, आप बताओ जब आप a माइनस 19 माइनस 22 तो ये बनेगा 3, कितना बनेगा दोस्तों माइनस का 3, और यहाँ पे माइनस क्या बनेगा b बराबर क्या बनेगा 0। तो आप बताओ कि a माइनस बी का जो वैल्यू है क्या वो यहाँ से 3 आ जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल, अपना जो आंसर है दोस्तों वो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। भाई बराबर में तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, यदि मैं 11 लेता तो फिर आंसर 14 आता, लेकिन यहाँ तो आपसे न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो न्यूनतम मान क्या बनेगा दोस्तों हमारा 0 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या -11 भी हो सकता है क्या? आपसे पूछा है a माइनस बी का न्यूनतम मान, तो a माइनस बी का मान या तो 3 होगा या कितना होगा 14 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा क्या बनेगा 3 बन जाएगा। चंपक की 5 दिनों की औसताई 160 है, तो 5 दिन का एवरेज 160 है, तो 160 गुना 5 क्या टोटल इनकम उसकी 800 हो गई क्या? आप कह देंगे बिल्कुल हो गई। 4 दिनों सॉरी बचत का एवरेज आपको दे रखा है, 5 दिन की बचत, चंपक की 5 दिन की जो बचत है उसका एवरेज कितना है 160, तो 160 160 160 160 160, 16 पंजे होता है 80, तो कितना हो गया दोस्तों 800। अब उसकी पहले 4 दिन की कितनी है? पहले दिन की है 155, दूसरे दिन की 170, तीसरे दिन की 134 और फिर है उसकी 168। तो सोल्व करो, 5 4 9 8 17 7 1 6 3 9 और 1 10, 10 और 12 कितना हुआ 22 का तो 2, 1 2 3 4, 4 और 2 कितना बना 6। तो आप बताओ 627 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 100 में से जब 27 को माइनस करते हैं तो 73 आता है, तो 173 क्या उसकी चौथे दिन की सेविंग हो गई, सॉरी 5वें दिन की सेविंग हो गई क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल हो गई। ये तो एक जोड़ बाकी वाला क्वेश्चन हो गया। 5 दिन की इनकम में से ये शुरुआत के 4 दिनों की इनकम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 5वें दिन की इनकम आपको पता लग जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको याद हो जब हम क्लास में आपको पढ़ाया करते हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन ना बने तो आप एक ट्राइंगल बना लिया करो, या तो थीटा की वैल्यू कुछ मान लिया करो, या एक ट्राइंगल बना लो और कोई भी एक ट्रिपलेट लगा दो, 3 4 कितना हुआ 5। इस ट्रिपलेट की बात करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी 4/5, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर? तो कोस थीटा की वैल्यू बनेगी यहाँ पर 3/5, और टेन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? टेन थीटा की वैल्यू बनेगी दोस्तों 4/3। आपको जरूरी नहीं कि मैंने जो ट्रिपलेट माना वही माना जाए। जब भी आपसे आपको लगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो या तो थीटा की कोई वैल्यू मान लो 30 45 60, या एक ट्रिपलेट बना लो। ट्रिपलेट मैंने बना लिया। चलिए जरा सोल्व करते हैं इसको हम लोग। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का मान है 3/5, तो 3/5 नीचे है यहाँ पर 1 प्लस 3/5, ये लगा दिया मैंने ऊपर रूट, इंटू आगे कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, तो ये हो गया 5/4, और टेन का उल्टा 4/3 का उल्टा 3/4, नीचे आ जाएगा दोस्तों 5/4
प्लस 3/4 ऊपर लग गया है यहाँ पे रूट बराबर आपको दे रखा है 1 - r/1 + r। सोल्व करो इसको तो ऊपर बनेगा 5, 2/5, ऊपर 5 में से 3 गया तो 2/5, और नीचे क्या बन जाएगा यहाँ पर 5 और 3, 8/5, 1/5 से 1/5 कट जाएगा, 1/4, तो ये क्या 1/2 आ जाएगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल आ जाएगा। 5/4 में से 3/4 गया तो आएगा 2/4, है ना, और आगे 5/4 और 3/4 को जोड़ेंगे तो आएगा 8/4, तो आप 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 5/4 में से 3/4 गया तो बचा 2/4, 2/4 का मतलब ऊपर कितना बचा 1/2, नीचे 5/4 और 3/4 8/4, तो ये आ जाएगा, ये भी आएगा 1/2, बराबर आगे क्या है 1 - r/1 + r। यदि इस चीज को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा 1 + r अपॉन बना 1 - r बराबर आगे 1 + r 1 - r बराबर 4/1 हो गया क्या, तो या तो आप यहाँ पर CND लगा लो, या तो आप यहाँ पे कंपोनेंट वन डिविडेंड लगा लो, या फिर आप यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/r इक्वल रहेगा 4 और 1 5 और ये आया 3, तो क्या r की वैल्यू 3/5 आएगी क्या, और आप चेक करके बताओ दोस्तों कि जो 3/5 है, जो 3/5 है किसकी वैल्यू कॉस की, तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर cos थीटा। जब भी आपको लगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे एंगल बराबर है, तो या तो आप टेबल आपको याद होगी, तो या तो आप थीटा का कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, और यदि आपको टेबल याद नहीं है तो कोई ना कोई पाइथागोरस का ट्रिपलेट तो आपको याद होगा, जैसे 3 4 5 है, जरूरी नहीं कि जिसको मैंने 4 माना उसको 4 ही माना जाए, आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करना उसका जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, माना किसी वृत्त का केंद्र O है, व्यास इसका AC, तो हमने कहा कि ये कोई सर्कल है यहाँ पर, और ये ले लिया मैंने इसका डायमीटर ले लिया मान लो AC, तो हमने कहा कि ये डायमीटर है, ये हुआ A और ये हुआ यहाँ पर C। फिर कह रहा है कि BD जीवा है, तो ये इसकी BD जीवा जो AC को E पे काट रही है, तो ये जीवा हो गई यहाँ पर, तो ये हुआ B और ये क्या हुआ यहाँ पर D, तो हम D कह रहे हैं, और ये इसको कहाँ पे काट रही है दोस्तों E पर, ये भी आपको दिया हुआ है। और आगे क्या दे रखा आपको, AD और AB जुड़ी हुई है, AD और AB जुड़ी हुई है, तो A को D से जोड़ दो, AD और कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पर AB, ये जुड़ा हुआ है। फिर आगे BOC का मान, BOC, तो आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, BOC, BOC ये एंगल आपको दे रखा है, ये वाला BOC, ये सेंटर है इसका, तो BOC का मान दे रखा है 40। ये जो 40 बन रहा है क्या इस वाली चाप से बन रहा है क्या, देखो ये इस वाली चाप से कितना बन रहा है दोस्तों 40, तो ये एंगल भी तो इसी चाप से बन रहा है, ये 20 हो जाएगा क्या, हम कर सकते हो उतना तो कर ही लेते हैं पहले, तो ये हो गया 20। आगे चलते आगे क्या दिया हुआ है, AOD का मान 20, AOD, AOD इसको मिलाओ आप, AOD, तो ये जो एंगल दे रखा है ना ये आपको दे रखा है 120, तो ये आपको दे रखा है 120। क्या इस वाली चाप से और कोई एंगल भी बन रहा है क्या, देखो चाप से ये वाला एंगल बन रहा है पूरा, ये जो पूरा एंगल है क्या ये 60 हो जाएगा क्या, आप कह देंगे तो 60 हो जाएगा। क्या पूछा हमसे BEC, BEC, तो ये जो एंगल बनेगा ना इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, और किसी ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है वो रिमोट के सम के बराबर होता है, 60 और 20 आंसर क्या 80 आ जाएगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल आंसर हमारा 80 आ जाएगा। ध्यान रखना सर्कल की कुछ थ्योरम्स इसमें काम आ रही है। एक थ्योरम तो है कि सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल उसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। किसी भी वृत्त में एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट काम आया, एक ही कॉन्सेप्ट काम आया कि किसी भी ट्रायंगल के बाहर की तरफ जो एंगल बनता है वो हमेशा रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। दो थ्योरम यहाँ पे काम आई है। जैसे ये ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, ये ट्रायंगल यहाँ पर इस तरीके से बना, ये एंगल आपको दे रखा है 60, ये एंगल आपको दे रखा है 20, तो ये जो एंगल बनेगा ना बाहर, तो ये 60 और 20 80 तो होगा, तो यही तो आपसे पूछा है, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा 80 हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक राशि का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वो मूलधन का 9/49 है, तो मूलधन को मान ले 49, 49 का जब आप 9/49 निकालोगे दोस्तों, क्या ये 9 ही आ जाएगा क्या, 9 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। इसकी जो रेट आपको दे रखी है और टाइम जो आपको दे रखा है, यदि टाइम आपका x ईयर है, x ईयर है, तो रेट आपको यहाँ पर x% ही दे रखी है, दे रखा है क्वेश्चन में। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है।
यदि वर्ष 5 वर्ष है तो दर 5% है, यदि 10 वर्ष है तो दर 10% है, यदि x वर्ष है तो दर x% है। तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात करो, अब तो कर ही लोगे आप। फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, साधारण ब्याज बराबर SI बराबर PRT अपॉन क्या बनता है 100। SI की जगह पर कौन आ जाएगा 9, P की जगह पर आएगा 49, R और T की जगह पर x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आ जाएगा यहाँ पर 100। 100 को इधर भेजेंगे तो ये आएगा 900, नीचे आएगा 49, ऊपर लगाएंगे रूट, बराबर आएगा हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा 30 बटा कितना आएगा दोस्तों 7, 7 से काटेंगे तो 7 4 28, 4 2 बटा 7, यही हमारा टाइम होगा, यही हमारी रेट होगी। तो आंसर बनेगा 30 बटा 7। आंसर क्या बनेगा दोस्तों अपना डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा गया। ये हमारे पास एक सॉलिड है, ये हमारे पास एक सॉलिड है, ध्यान रखना खोखला नहीं है, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको दो हिस्सों में आपने काट दिया, इसको इस स्फीयर को आपने दो हिस्सों में काट दिया, एक तो ये और एक आपने काट दिया कुछ इस तरीके से दो। तो एक ये सॉलिड है, ध्यान रखना ये सॉलिड है, ये भी क्या है यहाँ पर सॉलिड है। तो आप बताइए कि पहले एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, अब एरिया कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना बनेगा 6 पाई आर स्क्वायर। भाई दो पोर्शन खुले भी रहेंगे ना ऊपर तो उसको कवर करेंगे क्योंकि सॉलिड है यहाँ पर। तो एरिया इनका रेशो कितना बन गया, तो रेशो बन गया 2 अनुपात कितना बना 3। तो आप बताओ सरफेस एरिया कितना बढ़ गया 1 और किस पर बढ़ा 2 से, क्या 1/2 से बढ़ गया क्या, आप कहेंगे बिल्कुल 1/2 से बढ़ गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, पहले एरिया क्या था, पहले आप कहोगे कि पहले सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर था, और अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, इसमें 1/2 की वृद्धि हो गई, तो 1/2 कर देंगे इसको। तो सोल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों आपको देखा 17.5 तो डायमीटर है, तो 175 बटा नीचे क्या आ जाएगा 10, 175 डायमीटर है ना यहाँ पर, तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 20। भाई 2 का भाग लगाएंगे रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए और डेसिमल हटाएंगे तो 0 भी आ जाएगी, गुणा करेंगे 175 बटा कितना हुआ 20, यही इसको सोल्व कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आप देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझना ध्यान से। भाई पहले सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर, इसको आपने बराबर भागों में तोड़ा तो अब सरफेस एरिया 6 पाई स्क्वायर, तो दोनों सरफेस एरिया में 2-3 का अनुपात है, तो कितना इंक्रीज हो गया, एक किस पे हो गया 2 पर, तो 1/2 से बढ़ गया, मतलब पहले जो था ना उसका आधे के बराबर बढ़ गया, तो आधा निकाल लो। तो सोल्व करो इसको, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो काटो जरा, कुछ से कट रहा है तो 5 से काट देंगे तो ये 4, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और हुआ 5 5 25, ये भी बना कितना 35 बटा कितना बना यहाँ पर 4, ये काम तो कर ही सकते हो आप। और कुछ कट रहा तो काट लो, 2 से काटेंगे तो गया 2 बार, फिर 2 से काटेंगे तो गया 11 बार, ये भी कट गया, 7 से काटेंगे तो गया 5 बार, तो ये भी कट गया। और कुछ कट रहा हो तो काट लो, तो अब कुछ नहीं कट रहा, तो 0.25 की फॉर्म में आंसर आएगा क्योंकि नीचे 4 है, नीचे 4 होने का 1/4 का 0.25 होता है, तो 0.25 की फॉर्म में आंसर आएगा। बाकी आप कर लो, 11 गुणा 5 होता है 55, 55 को गुणा किससे करेंगे दोस्तों 35 से, तो 5 5 कितना हुआ 25 का 5 कैरी 2, 5 5 25 और 5 3 15 हो गया 40 और 2 42 का 2 कैरी हो गया 4, 5 3 15 और 4 हो गया 1925। तो कह देंगे 1925 में जब आप भाग किसका लगाओगे 4 का, तो 4 4 गया 16, बचेगा कितना 8 और 4 एकम 4, तो 481.25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। आपको कैलकुलेट भी नहीं करना था क्योंकि नीचे 4 दे रखा है, और जब नीचे 4 आएगा तो 0.25 की फॉर्म में आंसर आएगा, और 0.25 की फॉर्म में तो एक ही ऑप्शन था, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद भी 33% कमा लेता है, तो उसने अपने वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करा। हम इस क्वेश्चन को आपको जब क्लास में पढ़ते हैं तो हम 3-4 तरीके से करते हैं, अभी हम बात करना चाहे तो यह है सीपी और यह है एमपी। क्या फॉर्मूला पढ़ाते थे हम लोग, सीपी के बराबर में आता था 100 माइनस डी और एमपी के बराबर में होता था 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और क्या होता था दोस्तों लॉस। तो हम कहेंगे सीपी अपॉन क्या है एमपी। डिस्काउंट कितने का दे रखा है दोस्तों, आपको डिस्काउंट दे रखा है 30 का, तो ये आएगा 70, और फिर आपको प्रॉफिट कितना हुआ 33 का, तो ये आएगा यहाँ पर 133। तो आपसे कह रहा है कि उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अंकित करना होगा, कितना ऊपर अंकित करना होगा। तो आपने कितना ऊपर अंकित करा 63, और किस तरह आपने 70 से इंटू आप करेंगे यहाँ पर 100, 0 से गई यहाँ पर 0, 7 नाम 63, तो क्या आंसर 90% आ जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल, हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 90%। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। गाड़ी के
ड्राइविंग पहिए का व्यास 154 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रखने के लिए पहिए की रेवोल्यूशन प्रति मिनट की गणना करो। ये आपको बताना है। कैसे करेंगे हम लोग? तो हमने कहा कि 2 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू रेडियस है 154, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर लो 154, तो इसका डायमीटर है, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो 77 आएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना? 77 डिवाइड बाई, ये सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 100 हो जाएगा। ये तो एक राउंड में चलता है। ऐसे कितने रेवोल्यूशन ले रहे हैं? ये काम अपने 33 किलोमीटर प्रति घंटे, प्रति घंटे मतलब एक घंटे में 33 किलोमीटर। तो हमें कह रहा है कि एक मिनट में पहिया कितनी बार घूमेगा, ये पूछा हमसे। तो ये तो 33 किलोमीटर तो प्रति घंटे हो रहा है, मतलब 60 मिनट में चल रहा है 33,000 मीटर। तो 33,000 मीटर चल रहा है, एक 33,000 मीटर। और ये जो दूरी चल रहा है हम लोग 33,000 मीटर, ये कितने में चल रहा है? प्रति घंटे, एक घंटे में चल रहा है। एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो एक मिनट में तो पहिया इतनी दूरी चलेगा ना, एक मिनट में पहिया इतनी दूरी चलेगा। और ये जो दूरी चल रहा है वो एक चक्कर में चल रहा है, तो कितने चक्कर लेने पड़ेंगे? तो आपको n का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। आप इसको सोल्व करिए जरा, कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हो। जरा इसको काटते हैं, तो 7 से काटो इसको, 7 से काटेंगे तो गया 11, और काटो कुछ, और यहाँ पर 11 से काटेंगे तो गया 3, 1 2 3, 0 से गई 0, 6 से काटेंगे तो गया 50। ठीक है, और कुछ कट रहा है? और कुछ कट रहा है तो काटो। 2 से गया तो ये गया 50, 2 से काटेंगे तो ये गया 11, और ये गया कितना? 25। आगे बात करें तो n बराबर कितना आएगा? 25 गुणा 5 होता है 125, 25 गुणा 5 1250 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 एकम हुआ 11, बचेगा 1 5, तो फिर 11 एकम 11, बचेगा 4 0, तो 11 3 33, तो 113 लगभग। तो लगभग आंसर जो बनेगा 113 के ऊपर ही बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 1। और आगे सोल्व करेंगे तो 113 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमको 114वें चक्कर में एंट्री कर गए हम लोग। तो आपसे यही पूछा है कि आंसर क्या बनेगा हमारा? 1। आगे बात करें, 11 मित्रों में से प्रत्येक ने भ्रमण पर 19 रुपए खर्च करे। 11 मित्रों में से हर एक ने कितना कितना रुपए खर्च करा? 19 रुपए। और 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत से, मान लो कि सभी 12 का औसत x है, तो टोटल 12x हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना हो गया? 12x। भाई 12 लोगों का एवरेज यदि मैं x मान लेता हूं तो टोटल खर्चा तो हमारा 12x हो गया। तो 12x हमने कर दिया। अब कह रहा है कि जो 12x है 12 लोगों ने खर्च करा, तो कह रहा है 11 मित्रों में से प्रत्येक ने 19 खर्च करा। तो 11 लोग हैं, हर एक ने किया 19, तो कितना खर्च हो गया? 19 का 9 1, और ये बन गया 209 रुपए। तो 11 लोगों ने खर्च करा। 12वें आदमी ने कितना खर्च करा? तो 12वें आदमी ने सभी 12 का जो औसत था, सभी 12 का जो औसत है उससे 11 रुपए कम खर्च करे। तो सभी 12 का औसत x माना हमने, इसमें 11 कम कर दो आप। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। ये x उधर जाएगा तो ये बन जाएगा दोस्तों 11x, ये तो बन जाएगा 11x। और इसमें जब 11 कम करोगे, 209 में 9 कम करने पे 200 आता है, 200 में 2 और कम कर दो तो 198। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, क्या x की वैल्यू 18 आ जाएगी? क्या आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो बताओ उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी? तो 12 लोगों का औसत हमने x माना था, और x का माना गया 18, और लोग कितने हैं हमारे पास? 12। तो 12 2 36 का 6 3, तो 216 रुपए खर्च करेंगे क्या? तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? हमारा ए ऑप्शन हो गया। चलिए, ये सारे क्वेश्चन शीट में आपने यदि क्लास में आपने सही ढंग से पढ़ा है ना, तो शायद इस पेपर में कुछ एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग आपने क्लास में पढ़े होंगे। डेटा चेंज हो सकता है, फिगर चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखना, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से डिवाइड करो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 35 अपॉन नीचे क्या लिख सकते हो? 74। 5 की पावर 2 होता है 25 की पावर है 35 प्लस 49 की पावर कितनी है? 35, और डिवाइड नीचे क्या कर रहे हो? 74। आपको पता है a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से पूरी तरह डिवाइड होता है जब n यहाँ पर क्या हो? ओड नंबर हो। तो n तो यहाँ पर ओड ही नंबर है, और 25 और 49 74 ही होता है, तो ये तो 74 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर 0 बचेगा। इस बार का पेपर सच में ये सिंपल है, और ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 तरह के
है ना, 3 फिगर दे रखे आपको, ग्लूकोज वाले बिस्किट, फिर है क्रीम वाले बिस्किट और फिर है सोल्टेड बिस्किट, नमकीन बिस्किट। 1994 से 1995 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में परसेंट गिरावट ज्ञात करो। 1994 से और 1995 में जो ग्लूकोज बिस्किट है, तो ग्लूकोज बिस्किट कौन सा है, ये वाला, उसमें कितनी गिरावट आ गई 94 से 95 में। तो 94 में ग्लूकोज बिस्किट कितने थे 30 और 95 में हो गए 22.5, 22.5। तो गिरावट कितने की आ गई 7.5 की। किस पर आ गई है 30 पर। गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर 100, डेसिमल हटा दो तो 0, डबल जीरो से गई डबल जीरो, 3 से काटो तो 25, तो 25% की गिरावट आ गई। तो आंसर क्या बनेगा इसकी, परसेंटेज का क्वेश्चन है भाई। 1994 में कितने ग्लूकोज बिस्किट बनते हैं, ग्राफ से चेक कर लो। 1994 में ग्लूकोज बिस्किट 30 थे और 95 में 22.5 थे, तो गिरावट हो गई 7.5 की। तो इस तरीके से काम आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1993, 95 और 97, ठीक लगा लो। एक है 93, 95 और 97 में निर्मित क्रीम क्रैकर। क्रीम क्रैकर कौन से थे हमारे पास, देखो क्रीम क्रैकर थे बीच वाले। तो यहाँ पर देखो 12.5, एक तो एक कितना हमारे पास 27.5, 27.5, और एक कौन सा हमारे पास क्रीम क्रैकर, तो ये 30। ऐड कर दो इसको, 5 5 10 0 1, 7 2 9 10 0 1, 3 2 5 1 6, कितना बना 70, ये बनेगा भाई। आप ऐड करोगे 0 7 2 9 10 0 1, 3 2 5 6 70 बन गया। तो क्रीम क्रैकर बिस्किट 70 थे इन 3 सालों में। कह रहा है कि 1994 और 96, इस पर भी टिक कर दो। 1994 और 96 में उसी प्रकार का बिस्किट, तो उस प्रकार के कितने बिस्किट है, यहाँ तो है यहाँ तो है 25 और यहाँ है 20, तो ये है 25 और ये 20, कितने हो गए 45, तो ये हो गए 45 की कुल संख्या में अंतर। तो अंतर कितना हुआ 70 में से 45 घटाओ तो 25 का अंतर हो गया यहाँ पर 1000 में। तो आंसर क्या बना हमारा। कितना आसान क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको डेटा को स्टडी करना है और डेटा को स्टडी करके आप आराम से पता लगा सकते हो। आगे बात करें, तीनों प्रकार के बिस्किटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम था। तीनों प्रकार के बिस्किटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम था। तो 1993 की बात कर ले पहले, 93 की बात कर लो। तो यहाँ था 12.5, तो 0.5 इधर दे दो तो 13 हो जाएगा, 0.5 को इधर दे देंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 में जब आप 22 जोड़ेंगे तो 22 में 3 जोड़ते 25 35 हो जाएगा। 35 और 10 यहाँ पर तो 65 आ रहा है टोटल, ठीक है। 1997 की बात कर लेते हैं। 97 में देखना तो 0.5 उधर दे दो तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे कितना बना 30, और 20 60, और 30 कितना बना यहाँ पर भाई 27 और 22, तो 0.5 उधर दे देंगे तो 28 हो जाएगा। और 28 में जैसे 22 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 और 30 कितना हो गया 80, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आ सकता हमारा। 96 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखना तीनों प्रकार के, तो 30 और 20 50 और 25 कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर 55 हो गए तीनों प्रकार के, ये भी नहीं हो सकता। तो आगे 1995 की बात कर लो, 95 में हो गया 0.5 उधर दे दो तो 28, 28 और 22 50 और 35, ये भी 28 और 22 50 और 35 कितना हुआ 85, भी नहीं हो सकता। तो आपसे सबसे कम पूछा है कि सबसे न्यूनतम, न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम तो 65 यहीं आ रहा है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा पर, ये ऑप्शन यहाँ पर बने। ये आपका पेपर था दोस्तों, और आप सोच सकते हो कि बहुत मैं आप इस पेपर को हम लोग इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे हम लोग। और क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन और एग्जाम का पेपर का आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर, तो इसी पैटर्न का पेपर आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास समझ में आई हो, सब आपको ठीक लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हो। और अभी तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल मदर्स एसएससी, मदर्स रेलवे और भी हमारे कई बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जनरली कुछ अपडेट्स पाने के लिए आप उनको कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले पेपर को लेके। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड